भाई की इज्जत फूटी कौड़ी के बराबर नहीं थी, उसके पास कैसे आया करोड़ों का बैंक बैलेंस? क्यों ये करोड़पति जीना चाहता था एक घर जमाई बनके? अब तुम नौकरी से ये काम कराओगे? वो नहीं करेंगे तो तुम करोगे। आज तक मुझसे भी तो यही करवाया है। ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया और ये नक्श वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। काम के टाइम ना सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, मैं वो रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास तो गया था। लगता है तुम्हारे ये जो ज्वेलरी सेट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन और। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? पूरा दिन बैठ के टाइम पास करते रहते हो। मजा नहीं कि तुम लोग एक काम अच्छे से कर दो, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। तुम सब के सब ना एक जैसे हो, काम चोर। सॉरी मैम, आगे से ऐसे नहीं होगा। सॉरी माय फुट। यू बेटर बी ऑन टाइम टुमारो। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, अब मैं ले लेता। नहीं। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखते रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, तो रास्ते में ये अचानक आ गई और आप ये अच्छा, तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ आप ठीक है ना? कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। इस आदमी ने बड़ी माँ पे गरम गरम चाय गिरा दी। बच्ची, मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। जो शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ये आपकी एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ ओनली ऑन टेक वन न्यूज पर। बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता, अब सीधे से चलना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग तल रहा है वो। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ पर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है।
पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वहीं पास में खड़े नौकर पर पड़ी, जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था, लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? भानुशाली ग्रुप? अरे भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ परेशान क्यों हो रहे हो? क्या पता हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे तो लगता है हमें इनके नए सीईओ के साथ डील क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर दीवार पर टंगी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। ये देख रहे हैं आप गुरुजी, आपके वादे के चक्कर में क्या क्या सहन करना पड़ रहा है इस घर में। आप तो जाते जाते अपनी बेटी अनिका का हाथ मेरे हाथों में देकर चले गए, कहीं पीछे से आपके घर में बस रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ गुरुजी। आपकी पत्नी चित्रा, उन्हें तो जैसे तैसे मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरा असली मकसद आपकी बेटी अनिका के दिल में जगह बनाना है। उसके दिल में तो मैं जगह बना के ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था, तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता, इस बार भी फोन कट गया था। नक्श, प्लीज मेरा फोन उठा लो। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन कुछ अर्जेंट बात करनी है। कमाल है, 2.5 साल लगे इन्हें अपनी गलती का एहसास होते हुए। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो क्या है ना मिस्टर यशवर्धन, आपकी बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2.5 साल लग गए मेरा हालचाल पूछने के लिए। अब ख्याल है आपको मेरा? बेटा, इन 2.5 सालों में एक एक दिन एक एक रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा। शायद मैं यही डिजर्व करता, जो कुछ भी मैंने किया या मैंने अपनी आंखों के सामने होने दिया, शायद ये उसी का नतीजा है। बेटा,
मैं तेरी तस्वीर देखकर रोता रहता हूँ और अपने आप को कोसता रहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये अन्याय कैसे होता रहा। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है ये मैं जानता हूँ। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। बेटा मैंने काम की बात करने के लिए फोन नहीं किया, बस मुझे तेरी आवाज सुननी थी। मैं जानता हूँ तेरा दिल कितना बड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तू अपने मन में बैर रखने वाला नहीं है। कुछ लोग ना अच्छे दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं। पर आप ठहरे यशवर्धन भानुशाली, आप तो ऐसी कभी गलती कर ही नहीं सकते। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे माफ करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन जो कुछ भी आप लोगों ने मेरे साथ किया उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा पोता इतना कठोर तो नहीं था। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। आप मुझे आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आप क्यों मुझे वापस उसी जगह बुलाना चाह रहे हैं जहाँ मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली। क्या तेरा दिल नहीं करता है मेरी सूरत देखने को, मुझे मिलने को? बेटा एक बार मुझे मिल ले, अब फिर पता नहीं मेरे पास कितने दिन बचे। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। ठीक है, एक और आखिरी बार बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तेरी सारी फेवरेट डिशेस बनवा के रखूंगा, जो भी तुझे पसंद है। मैं घर नहीं आ रहा, बाहर मिलेंगे आपके ऑफिस में, बिना किसी तामझाम के। हाँ ठीक है ठीक है। तो कल मिलते, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है। मैं पहुंच जाऊंगा। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था। तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोच सोचकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रहे हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। सचिन, जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। इस पागल को क्या हो गया? इसमें माता वाता तो नहीं आ गई? नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श की हंसी और नाचने का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बड़ी मत छोड़ो नहीं तुम्हें, ढोकला खाओ ढोकला। आदमी ना पाछड़ શું समय बर्बाद करो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी जावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि
बड़े साहब से नौकरी मांगने आया होगा। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आए ऊट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है, पर इन्हें मेरी जरूरत भी है, मजा आना चाहिए। कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। चलो आओ अंदर, आराम से बैठ के बात करें। नक्श बेवकूफ नहीं था। यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। नक्श जो कल तक चित्रा और अनीका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। नक्श बेटा कैसे हो? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? नक्श को यशवर्धन, भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसकी बात करें। ये सब बातें तो आप कल भी फोन पे कर चुके हैं, है ना मिस्टर भानुशाली? नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करो। गलती मेरी है और उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि कई सालों से मैं हर रोज उस गलती की सजा भुगत रहा हूँ। मिस्टर भानुशाली, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब बातें करने के लिए तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं। तो प्लीज ना आप अपना वक्त जाया कीजिए, ना ही मेरा। जो बात करनी है कीजिए, वरना मैं निकल। नक्श प्लीज प्लीज मत जाओ। इस भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ अपने पापा की तरह तुम इस कंपनी को संभाल लो। फिर तुम अपने दादा को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मैं जानता हूँ बेटा कि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत सख्ती की। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है अपना खून पसीना एक करके, अब वो डूबने के कगार पे। मीडिया वालों ने भी बात का बटन गड़बड़ा, जिस वजह से हमारे क्लाइंट भी जाने लगे। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि कंपनी तुम संभाल लो और अपने पापा की तरह इस कंपनी को चलाओ। तो आप चाहते हैं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं, मतलब अपने चाचा के अंडर काम करूंगा, है ना? लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल दादाजी, बात आपकी कंपनी और आपके फायदे की है, तो ये रिश्ते नाते पछतावे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे पीछे छोड़ देते हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो सकूं, जिससे मेरे और मेरे पिताजी का खोया हुआ सम्मान लौट सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं कुछ शर्तें आपके सामने रखूंगा, आपको उसे स्वीकार करना है, कबूल करना है, और उसके बदले में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। शर्तें
अब तुम अपनों के आगे शर्तें रखोगा। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, और शायद इसी में मेरा फायदा। वो कहना कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये आपने की ना फायदे की बात। सबसे पहली शर्त, अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का CEO मैं बनूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे चाचा ने मेरे पिताजी की जगह ले ली थी। मैं ये बात तो जानता था कि आपने मुझे भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए नहीं बल्कि चाचा की कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पे बुलाया, लेकिन आपको अपनी गलती का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या है? मेरी दूसरी शर्त ये है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब इस कंपनी में काम करने की मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। इस कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, सब मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। सब ये समझ लीजिए कि अब ये कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी। तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या गुजरेगी, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के CEO की पोस्ट पर ज्वाइन कर। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अब जो कुछ भी मेरे परिवार पे गुजरा है उसके बाद तो आपके साइन पे मुझे भरोसा है। वैसे आपके लिए भी एक कॉपी लेके आया, बस ज्यादा सोचिए मत, फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। आखिरकार हूँ तो मैं आपका पोता ही, है ना? पर अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकते, और इस बहाने शायद आपका पछतावा थोड़ा कम हो जाए। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला गया और जाते जाते अग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा, तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भले ही मैं अनिका को अपना सच इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे मेरे हाथों में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो मुझ पर हंसते थे। बगावत की शुरुआत तो हो गई और अब आगे आगे देखो होता है क्या। मॉम, मैं
सोच रही थी आज ये महाशय को ऑफिस लेकर जाऊं, पर ये घर पे ही नहीं है। और मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है? आपने मेरी शादी इस गधे से क्यों कराई है? शू करे छे? तुझे ऊपर जाने की बहुत जल्दी है। ऊपर जाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शांति से बैठना, क्योंकि तेरे सवालों का जवाब ऊपर तेरे पप्पा दे सकते हैं। तेरे साथ साथ मेरी भी किस्मत फूट गई। कम ऑन मॉम, ये कैसा जोक है? जोक? मजाक मैं कर रही हूँ या तू? पिछली बार उसको ऑफिस लेके गई थी तो याद है ना क्या हुआ था? फिर से उसको लेके जाके अपना मजाक उड़वाना चाहती है। आप बहुत फिक्र करती हो। आपको क्या लगता है मैं गधी हूँ? मैं उसको लेके जाऊंगी और वापस अपनी बेइज्जती कराऊंगी। वैसे बस ऑफिस तक लेके जाऊंगी, अंदर आने नहीं दूंगी। फिर वो ज्वेलरी शॉप में जाएगा, मेरा नेकलेस लेगा और घर वापस आ जाएगा। और वैसे भी इससे ज्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आ गया। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। मॉम अभी नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस के बहुत लेट हो रहा है और विहान मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। देखो, आज तुम्हारी काम चोरी की बात हो रही है और तुम आ गए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद ज्वेलर शॉप से मेरा सेट उठाना और फिर घर वापस आ जाओ। देख क्या रहे हो? चलो अब, तुम्हारे वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यार अनिका, मैं पिछले 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठ के मेरी बीवी का इंतजार कर रहा है। आई एम सो सॉरी विहान। क्या है ना, कुछ लोगों के कारण देर हो जाती है। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। विहान, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी तो नहीं लगी तुम्हारी? भाई साहब, अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? भाई साहब, ये मत भूलिए कि आप एक ऑफिस में हैं और ये भी मत भूलिए कि आपको दोस्ती की सीमा नहीं लांघनी है। तुम चुप रहो। विहान, मैं समझी नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज मैं इतना खुश क्यों। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस। जी हाँ। वाओ, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? अनिका, ये असली डायमंड का नेकलेस नहीं है, बल्कि ये तो कॉपी है। यकीन मानो मेरा, ये फेक है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। नक्श ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनिका को नक्श की बात कुछ रास नहीं आई। तुम्हें बोला है ना, बीच में मत बोला करो, चुप रहो। नक्श की बात सुनकर विहान को भी ये समझ आ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। हाँ, ये मतलब असली रेयर डायमंड नेकलेस नहीं है, पर इसका एक एक हीरा असली है। बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड नेकलेस से थोड़ी सी कम है। पर अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं
डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, प्रॉमिस। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब रेड डायमंड नेकलेस इस दुनिया में सिर्फ 10 बने हुए हैं और ये भाई साहब लेके आएंगे। ऐसे इंसान का तुम भरोसा नहीं कर सकती हो। अरे झूठ बोल रहा है तुमसे, आगे भी झूठ बोलेगा, कोई काम का नहीं है ये। और तुम्हें रेड डायमंड नेकलेस की क्या जरूरत है अनिका, जब तुम्हारे पास असली डायमंड है। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। तुम चुप रहोगे? नक्श के मुंह खोलने से पहले विहान को लगा था कि अनिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। आखिर वो उसे कोई छोटी चीज नहीं, डायमंड का हार दे रहा था। अब पोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ विहान, अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है, ये नॉर्मल सी बात है। अब हर कोई वो रेड डायमंड वाले नेकलेस तो नहीं खरीद सकता ना। और वैसे भी हमारे देश में ऐसे बस 10 ही हार हैं। और जहाँ तक मुझे याद है उसमें से एक हीरे की नेकलेस की नीलामी हुई थी और वो डायमंड नेकलेस कहीं 1.5 से 2 के बीच में, 2 करोड़ के बीच में बिका था। किसने खरीदी वो तो मैं नहीं जानती हूँ, पर यहाँ तुम्हें कोई रेयर नेकलेस लाने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत सुंदर है। आई रियली लव इट। आई मीन यू नो व्हाट, मैं इसको बहुत संभाल के अच्छे से रखूंगी। थैंक यू सो मच। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वहीं नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे लिए रेड डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं दुगनी मेहनत करूंगा। मैं वो सब हासिल करने की कोशिश करूंगा जो तुम्हारे अरमान है। आई प्रॉमिस। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। नक्श ने पलटकर अनिका की तरफ देखा तो अनिका भी उसी की तरफ देख रही थी। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जायज नहीं जाने दूंगी। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन जब उन्होंने नक्श को कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते देखा तो सब उसे घूरने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अपना काम छोड़कर फुसफुसाना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वहीं अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये बेफालतू की सलाह दो? जब भी तुम्हें ऑफिस लाई हूँ ना, तुम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही करते हो। गलती हो गई मुझसे। गेट लॉस्ट नाउ, जल्दी जा। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उसे कह चुका था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओ, रुक, जाता कहाँ है? अनिका ने विहान को रोकने या फिर शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वो भी इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया। उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली, जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था।
नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया। अबे भाग कर रहा है, बहरा है क्या? तब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तू मार्केट में जाके खुद को बेच भी देगा ना, तब भी वो नकली हार नहीं ला पाएगा। बड़ा है बात करता है। तुझे ना तुम्हारी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा। बोल। जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, कि मैं खुद इसे लाके दे सकता हूँ। तो अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। तीसरी बात, इसकी खुद की जेब में नोट नहीं होते, वो चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। और एक बोनस बात, दोबारा इस पेन को टच किया ना तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। क्या देख रहे हो तुम लोग? गेट बैक टू वर्क। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है वो मेरी बीवी है। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता।